इसमें तुम्हारा ये रहा एल्कीन। एल्कीन में सबसे पहला दे रखा है मेथड ऑफ फॉर्मेशन। मैं पहले इंट्रोडक्शन दिखाता हूँ एल्कीन। देखो बेटा, अब सीख गए पढ़ना, नहीं सीखे? समझ में आ गई ना कैसे करना है कैसे नहीं करना? ठीक है। और एक कुछ दिनों बाद तो ये तुम्हारा वो होने के बाद ना, ये जो पुराने लेक्चर रिकॉर्डेड है उन रिकॉर्डेड लेक्चरों को दिखाएंगे ये, फिर क्लास ले लेना, उसमें शुरू से दिखाएंगे पहले दिन से। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? कॉलेज वाले आपकी सुविधा के लिए वो चाहते हैं निकम्मे पढ़ लें। मैडम रिकॉर्डिंग पुश करना। वो क्या चाहते हैं कि निकम्मे पढ़ लें। अब वो तुम्हारी सुविधा, ये भी बीएससी करी है इसने बायो से, ठीक है। बीएससी करने के बाद एमए ज्योग्राफी करी है, और फिर एमए ज्योग्राफी जेएनयू से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, और फिर सेलेक्ट हुए। तो बीए वाले सेलेक्ट सबसे कम होते हैं, सबसे ज्यादा सेलेक्ट कौन होते हैं? आईआईटी वाले, उसके बाद पीएमटी वाले, उसके बाद बीएससी वाले, और सबसे लास्ट में, और उनके लिए तब तक कोई भी वैकेंसी लगभग सारी भर लेती हैं। 2 4 5 में बीए वाले आ जाएं तो आ जाएं, वरना तुम देखना ज्यादातर आईआईटीएंस होते हैं, ज्यादातर डॉक्टर होते हैं। चलो एल्कीन लिखो। एल्कीन में एक लाइन बेटा, खुली श्रृंखला वाले, कर दो मैडम स्टार्ट। खुली श्रृंखला वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, खुली श्रृंखला वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक द्विबंध पाया जाता है। खुली श्रृंखला वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक द्विबंध पाया जाता है। खुली श्रृंखला वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक द्विबंध पाया जाता है, कॉमा क्या कहलाते हैं बेटा? एल्कीन कहलाते हैं, कॉमा एल्कीन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र, इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। क्लियर है यहां तक की बात? वेरी गुड। अच्छा सुनो, अच्छा एक क्वेश्चन है, पहला सदस्य कितने कार्बन का होगा? यही तो बात है, यही अपवाद है। यहाँ पे लिखो, इसका पहला सदस्य मैथिलीन होता है। मैथिलीन का फॉर्मूला क्या है? डबल बॉन्ड CH2। ये है इसका पहला सदस्य। इसका पहला सदस्य मैथिलीन होता है, और पूछा गया है पेपर में। ये इतना ही आसान होता तो क्यों पूछता? इसका पहला सदस्य मैथिलीन होता है, तथा इन्हें ओलिफीन, एल्केन को किस नाम से बताया था? पैराफीन। तथा इन्हें ओलिफीन के नाम से भी जाना जाता है, तथा इन्हें ओलिफीन के नाम से भी जाना जाता है, तथा इन्हें ओलिफीन के नाम से भी जाना जाता है। ओके बेटा, आगे बात करूं? ठीक है। ओलिफीन शब्द लिखो, ओलिफीन शब्द ओलियोफेंट, ओलियोफीन शब्द ओलियोफेंट शब्द से बना है। ओलियोफीन शब्द ओलियोफेंट शब्द से बना है। ओलिफीन शब्द ओलियोफेंट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है तेल बनाना, फॉर्मेशन ऑफ ऑयल। ओलिफीन शब्द ओलियोफेंट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है तेल बनाना, फॉर्मेशन ऑफ ऑयल। क्लियर है बेटा यहां तक की बात? ठीक है, सुनो अब आगे बात करते हैं। हेडिंग लिखो, बनाने की विधियां, मेथड ऑफ फॉर्मेशन। आपके सिलेबस में डायरेक्ट दे रखा है, देखो सीधा लिखा हुआ है। एक तो रोटेशन बंद कर रखा है इसका। मेथड ऑफ कहाँ गया? मेथड ऑफ फॉर्मेशन, और मेथड ऑफ फॉर्मेशन के बाद है मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। लिखो बेटा, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, इन्हें निम्नलिखित दो विधियों से बनाया जाता है। इन्हें निम्नलिखित दो विधियों से बनाया जाता है। ठीक है, हेडिंग मत लिखना, दोनों विधियों के नाम लिखो, फिर एक एक को पढ़ते हैं। पहली है विलोपन अभिक्रियाओं के द्वारा, विलोपन अभिक्रियाओं के द्वारा, और दूसरी योगात्मक अभिक्रियाओं के द्वारा। वेरी गुड। विलोपन, पहली है विलोपन अभिक्रियाओं के द्वारा, और दूसरी योगात्मक अभिक्रियाओं के द्वारा। अब पहली हेडिंग कौन सी लिख लोगे आप? विलोपन अभिक्रियाओं के द्वारा। मैंने फर्स्ट यूनिट में विलोपन अभिक्रिया पढ़ाई थी, किसी को याद है क्या? बता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। सुनो सुनो, लिखो मत, पर विलोपन अभिक्रिया की परिभाषा तो बता बेटा, ये तो प्रकार बता दिए। प्रतिस्थापन होता है, निष्कासन होता है। वेरी गुड। और पूरी परिभाषा सुना,
2 नंबर में आई है विलोपन अभिक्रिया, पर टिप्पणी लिखो। एल्कीन बनती है मान लिया, और वो प्रतिस्थापन है बेटा, वो प्रतिस्थापन अपने है। और विलोपन, देखो सुनो मैं बताता हूँ, चलो तुम्हें दोबारा समझाता हूँ, समझो ध्यान से। विलोपन अभिक्रिया, सबसे पहला स्टेटमेंट आपको क्या लिखना है कि विलोपन अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाओं के विपरीत अभिक्रियाएं। ठीक है, देखो इधर बोर्ड पे, सपोज दैट इससे कोई x लगा हुआ है और इससे कोई y लिखा हुआ है। विलोपन अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाओं के बिल्कुल विपरीत अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं में कार्बन पे से किसी अणु, परमाणु या समूहों का निष्कासन होकर किसका निर्माण होता है? एल्कीन का निर्माण होता है। सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, सारे बंध एकल बंध है। जब सारे बंध एकल बंध होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? संतृप्त। अर्थात विलोपन अभिक्रियाओं में संतृप्त यौगिकों से असंतृप्त यौगिकों का निर्माण होता है। बेटा इसमें कुल कितने सिग्मा बंध हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने सिग्मा बंध हैं? 7। यहाँ कितने सिग्मा बंध हैं? 1 2 3 4 5। 5 सिग्मा। कितने पाई हैं? 1 पाई। यहाँ पे कितने पाई हैं? अर्थात इन अभिक्रियाओं में 2 सिग्मा बंध टूटते हैं और 1 पाई बंध का निर्माण होता है। इस कार्बन का संकरण क्या है बेटा? कितने सिग्मा बंध है? 4। 4 का मतलब हो गया sp3। अब इनऑर्गेनिक शुरू करूंगा, वहां इन सबको फिर से सिखाऊंगा कौन सा संकरण है। फिर कह रहा हूं इनऑर्गेनिक की क्लास एक दिन भी मिस मत करना बेटा, तुमने मिस की फिर पूरे टाइम मिस फायर चलेंगे। क्या संकरण है इसका? sp3। कैसे sp3? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 और 4, 3 p और 1 s हो गए 4। इस पे कितने सिग्मा है? 1 2 3। 3 का मतलब, अर्थात इन अभिक्रियाओं में कार्बन का संकरण sp3 से परिवर्तित होकर sp2 हो जाता है। sp3 की आकृति कैसी होती है? वेरी गुड, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय से परिवर्तित होकर त्रिकोणीय समतलीय। बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से, तब जाके बेटा वो 1.5 नंबर देगा। पेपर में आता है विलोपन अभिक्रिया और ऐसे आएगा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करो, और नीचे सिर्फ क्या लिखा होगा? विलोपन अभिक्रिया। तो आप कैसे लिख के आओगे? आपको लैंग्वेज के मार्क्स मिलते हैं बेटा, आपको लैंग्वेज के मार्क्स मिलने, तो लैंग्वेज में कैसे लिखना है? ये अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाओं के विपरीत अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं में संतृप्त यौगिकों से असंतृप्त यौगिकों का निर्माण होता है। इन अभिक्रियाओं में 2 सिग्मा बंध टूटकर 1 पाई बंध का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया होने से पहले कार्बन का संकरण यदि sp3 होता है तो बाद में sp2 हो जाता है। आकृति चतुष्फलकीय से परिवर्तित होकर त्रिकोणीय समतलीय हो जाती है। बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट से परिवर्तित होकर 120 डिग्री हो जाता है। ये सभी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं? विलोपन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और अगर मैं योगात्मक पूछता आपसे, तो योगात्मक में ऐसे इधर से इधर कौन सी अभिक्रिया चल रही है? योगात्मक। योगात्मक अभिक्रियाएं असंतृप्त यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं, अर्थात असंतृप्त यौगिकों के द्वारा अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाती हैं। जब असंतृप्त यौगिकों पर विभिन्न अभिकर्मकों का योग होता है तो कैसे यौगिकों का निर्माण होता है? क्लियर है यहाँ तक बात? इन अभिक्रियाओं में 1 पाई बंध टूटकर 2 नए सिग्मा बंधों का निर्माण होता है। अभिक्रिया होने से पहले अभिक्रिया का संकरण अगर sp2 है कार्बन का, तो बाद में आकृति त्रिकोणीय समतलीय से परिवर्तित होकर 120 डिग्री से, अब समझ में आई बात? योगात्मक और विलोपन एक दूसरे के विपरीत हैं। इधर से इधर में बात करूं तो कौन सी हो रही है? विलोपन, क्योंकि ये वाला समूह का विलोप हो रहा है। ठीक है, और इधर से इधर आ रहा हूं तो इसमें ये वाला समूह आकर जुड़ रहा है, योग हो रहा है, तो कौन सी हो गई? योगात्मक अभिक्रिया। तो विलोपन समझ में आ गई बात? लिखो, ये अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती है, पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी सब कुछ। विलोपन अभिक्रियाओं में लिखो, ये अभिक्रियाएं 2 प्रकार से संपन्न होती है, इसने सही बताई थी दोनों प्रकार। ये अभिक्रियाएं 2 प्रकार से संपन्न होती हैं। ये अभिक्रियाएं 2 प्रकार से संपन्न होती हैं। पहला कौन सा है बेटा? हेडिंग मत लिखना, दोनों के नाम लिखो। पहला लिखो एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रोहेलोजनीकरण। अब बता, एल्कोहल एक क्यूएच लेंगे या एक्वस क्यूएच लेंगे? बताया था ना, लिखाया था नहीं लिखाया था? जलीय क्यूएच के द्वारा तो कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और एल्कोहलिक क्यूएच के द्वारा विलोपन अभिक्रियाएं। अब ऐसे याद करोगे तो फायदा रहेगा। ऐसे थोड़ी, मुझे पता नहीं इस क्लास में से कौन कौन नीचे से फरार हो जाते हैं, और मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है? क्या मुझ पर फर्क पड़ रहा है? मेरी तरफ से 1 भी मत आओ या 10 आओ 20 आओ, मुझे मेरी सेहत पे कोई भी प्रभाव नहीं। किसका नुकसान हो रहा है अल्टीमेटली? तुम्हारा स्वयं का। जो क्लास में चले जाओ, अगली साल फिर आएंगे।
कहाँ पर आएंगे, फर्स्ट ईयर में ही आएंगे। और एक बात ध्यान रखना मैडम, पुश करना, और एक बात जीवन में ध्यान रखना, कोई भी संस्थान जो वी हाइड्रो हेलोजनीकरण और दूसरा है एल्कोहलों का निर्जलीकरण, एल्कोहलों का निर्जलीकरण। अब एल्किल हैलाइडों का वी हाइड्रो हेलोजनीकरण में पढ़ा चुका हूं, ठीक है, सिलेबस में अलग से दे रखा है तुम्हारे इसमें। दूसरा है एल्कोहलों का निर्जलीकरण, पहला है एल्किल हैलाइडों का वी हाइड्रो हेलोजनीकरण और दूसरा है एल्कोहलों का निर्जलीकरण। अब देखो आपके सिलेबस में स्पेशली दे रखा है उसने मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, तो हेडिंग लिखो एल्कोहलों का निर्जलीकरण, एल्कोहलों का निर्जलीकरण। दोबारा पढ़ा रहा हूं, हालांकि पढ़ा चुका हूं, एल्कोहलों का निर्जलीकरण। एल्कोहलों का निर्जलीकरण क्या है बेटा, CH3 CH2OH, ये एल्कोहल हो गया। जब एल्कोहल को मैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या करता हूं, गर्म करता हूं, तो गर्म करता हूं, देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इधर देखना, इस CH3 को मैं ऐसे लिख लेता हूं और इस CH2 को मैं कैसे लिख देता हूं। और क्या हालचाल है, आज कैसे है, ला आ रहा हूं। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं इसको, और जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं तो यहाँ से H निकलता है और यहाँ से OH, और क्या बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब अभिक्रिया हुई है तो अभिक्रिया की क्या हुई होगी भैया, क्रियाविधि भी हुई होगी। तो देखो क्रियाविधि मैकेनिज्म कैसे होती है, वैसे ये भी पढ़ा चुका हूं मैं तुम्हें ऑलरेडी, फर्स्ट यूनिट में थी। इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कौन लिया है, H2SO4। H2SO4 कैसे ब्रेक होता है, H पॉजिटिव प्लस HSO4 माइनस। क्लियर है यहाँ तक की बात। ये क्या है बेटा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर और हाइड्रोजन। क्लियर है यहाँ तक की बात। ये H पॉजिटिव आएगा। अब फिर मुझे तो दिखाई देगा ही मैकेनिज्म, ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के किसको दे देगा, H पॉजिटिव को, और जब बंध में भाग लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के हो तो बनने वाला बंध, बात हो चुकी है। उपसेचन बंध को किसके द्वारा, तीर के निशान के द्वारा। देखो CH3 CH2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, H पॉजिटिव को, और ये H। अगली स्थिति बताओ क्या करूंगा मैं, उपसंयोजक बंध को सहसंयोजक बंध में परिवर्तित करूंगा। जब भी उपसंयोजक बंध को सहसंयोजक बंध में परिवर्तित करते हैं तो जहां पर तीर का निशान होता है वहां पर ऋणावेश आता है, और जहां इसकी पूंछ होती है वहां पर धनावेश आता है। जब यहाँ ऋणावेश आएगा तो ऋणावेश धनावेश को उदासीन कर देगा, और ऑक्सीजन पर कैसा आवेश आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या कंडीशन आएगी बेटा, CH3 CH2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब आपको अच्छी तरह पता है ऑक्सीजन की प्रवृत्ति कैसी है, ऋणावेश रखने की या धनावेश रखने की। भाई ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये क्या चाहते हैं कि मेरे ऊपर कैसा आवेश रहे, ऋणावेश रहे, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन पर कैसा आवेश आ गया, धनावेश आ गया। अर्थात इसकी प्रकृति के विपरीत काम हो रहा है। एक तो बेटा करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ठीक है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव को उदासीन करेगा, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा बेटा, H2O। और जब यहाँ नेगेटिव आया है तो यहाँ क्या रह गया, पॉजिटिव। ये बन गई स्थिति CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। अर्थात इन अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, और अपन कार्बोकैटायन पढ़कर आए। कार्बोकैटायनों के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। वेरी गुड। कार्बोकैटायनों में संकरण क्या होता है, sp2 संकरण होता है, पढ़ गए हैं। मुक्त मूलकों के बाह्यतम कोश में 7। वेरी गुड। कार्बो एनायनों के 8। कार्बो एनायनों का संकरण sp3 होती है। क्या कार्बो एनायन अति संयुग्मन प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, क्यों नहीं करते, अष्टक पूर्ण होता है, और दूसरा sp3 संकरण होता है। अति संयुग्मन प्रभाव केवल वहीं कार्य करता है जहां पर संकरण क्या होना चाहिए, sp2। वेरी गुड बेटा, शाबाश। अब देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 को कैसे लिख रहा हूं, CH2H सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव लिख लिया मैंने। कार्बन, और देखो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब कार्बोकैटायन बन गया, और कार्बोकैटायनों के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और हर कोई क्या चाहता है, मेरा अष्टक क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए, अर्थात मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8। तो ये इससे इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, और ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे। यहां से क्या बाहर निकला है बेटा, H पॉजिटिव। क्या इस अभिक्रिया में HSO4 माइनस ने भाग लिया है कहीं, और ये H पॉजिटिव फिर से HSO4 से माइनस से अभिक्रिया करके H2SO4 का निर्माण कर लेता है। और इस अभिक्रिया में H2SO4 को किसकी तरह लिया है, उत्प्रेरक की तरह। और उत्प्रेरक वे होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं और स्वयं
क्लियर है यहाँ तक की बात? ये है एल्कोहलों का निर्जलीकरण। मैंने एक दिन आपको ये भी बताया था कि अगर एल्कोहलों के निर्जलीकरण में एक से अधिक प्रकार के कार्बोकेटायन या एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तो उस एल्कीन का निर्माण होता है जिसमें अधिक प्रतिस्थापी होते हैं। कौन से नियम के अनुसार? सेथ-जेफ के नियम के अनुसार। कौन से नियम के अनुसार? सेथ-जेफ। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? यदि किसी अभिक्रिया में एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना है तो उस एल्कीन का निर्माण होता है जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक होती है। देखो अगर सिलेबस देखोगे तो इसमें हाँ बग्गो ये रहा साफ लिखा हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहलों का निर्जलीकरण एंड डिहाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। पहली हेडिंग लिखाई थी जो अभी एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रो हेलोजनीकरण। उसके बाद लिखा हुआ है रेजियो सेलेक्टिविटी इन एल्कोहल डिहाइड्रेशन, द सेथ-जेफ रूल, सेथ-जेफ का नियम। वाई क्या था लिखा हुआ है और सेथ-जेफ का नियम मैं तुम्हें एक बार पढ़ा चुका हूं। क्या था सेथ-जेफ का नियम? यदि किसी अभिक्रिया में एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तो उस एल्कीन का निर्माण होता है जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक होती है। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या था? जब किसी असम्मित एल्कीन पर हेलोजन अम्लों का योग कराया जाता है तो हेलोजन अम्लों का अधिक ऋणावेशित भाग द्विबंध के उस कार्बन परमाणु पर जाकर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है। ऐसे लिख कर आना है पूरा, ये लिखा है सीधे पेपर में, वहां जुड़े जहां हाइड्रोजन कम हो। क्या है नंबर नहीं देगा वो, 2 नंबर में 1 नंबर में आ गया, एक में से काट और देगा, बकवास करता है। समझना इस बात को तुम, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रो हेलोजनीकरण। अब देखो सुनो, नेक्स्ट कराता हूं। देखो एक देखना बोर्ड पे, तो चीजों को याद करो, लैंग्वेज वे में याद करो, समझ के याद करो। 33 में से 33 आएंगे बेटा, और जिस दिन 33 में से 33 आएंगे ना अलग ही खुशी महसूस होती है। ऑर्गेनिक 33/33, फिजिकल में तो आ जाते हैं 34 में से 34 या 33 बहुत इजीली आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं, मतलब 100 में से आ जाते हैं 97 96 तक खूब आराम से आते हैं। तुम थोड़ी सी मेहनत करोगे ना तो आ जाएंगे। हाँ देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, CH3 CH2 CH2 CH2OH। मैंने क्या ले लिया? ये 1 ब्यूटेनॉल ले लिया। क्या ले लिया? 1 ब्यूटेनॉल ले लिया। और 1 ब्यूटेनॉल की वही सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में से क्या कर रहा हूँ बेटा? गर्म कर रहा हूँ। तो यहां से पहले OH नेगेटिव निकलेगा और यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। देखो क्रियाविधि एक बार करके दिखा दी आपको, CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। कौन सा कार्बोकेटायन बना? 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और फिर मैंने एक दिन बताया था कार्बोकेटायन बहुत चालू चिड़िया है। कार्बोकेटायन को अगर मौका मिलता है तो वो कम स्थायी से, और फिर मैंने सॉल्व करना सिखाया था, याद है आपको? मैंने क्या कहा था? अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करना है, अपनी इमेजिनेशन पावर का उपयोग करना है। और पहली बात एक और ध्यान रखना, कार्बोकेटायन दूरदर्शी नहीं है। उस दिन भी कहा था और आज कह रहा हूँ, यूं देख लेगा अच्छा वहां चला जाऊं क्या, केवल कहां पर जाएगा? पड़ोसी वाले पे। यहां से उठाओ, उठाया यहाँ से, और यहाँ से उठा के कहाँ रखा? यहाँ रखा, यही तो पड़ोसी है। यहाँ था जब प्लस, तब कौन सा कार्बोकेटायन है? और यहाँ से उठा के मैंने यहाँ रखा तो कौन सा ज्यादा स्थायी है? तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा 2 डिग्री। तुरंत मौका नहीं चूकता। जैसे ही कम स्थायी से अधिक स्थायी, मैंने क्या कहा? सपोज दैट मुझे यहाँ पर तनख्वाह मिल रही है 2000 रुपए महीने, ठीक है ना? अभी मुझे कहीं से ऑफर आए कि साहब आपकी तनख्वाह हो गई 2100 रुपए। अपन क्या करेंगे? अपन चूकेंगे क्या? तुरंत प्रभाव से गायब। अपन कहाँ चले जाएंगे? 2100, क्योंकि अपन को कम स्थायी से क्या होना है? अधिक स्थायी। स्थायी मतलब ज्यादा पैसे। फिर अपन जहाँ 2100 में पढ़ा रहे हैं वहां अपन को ऑफर आया साहब 2150, अपन फिर गायब। समझ में आ गया? लेकिन अपन को ऑफर आता है 2000 में पढ़ा रहे हैं साहब 1900 में आ जाओ, जाऊंगा क्या? कोई सवाल? 1990 में आ जा, अरे हम कहीं आ जा, 2000 में हूं नहीं, 2000 में भी जाऊंगा क्या? क्यों जाऊंगा?